नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज़ है सीजी हिस्ट्री के जो एमसीक्यू सीरीज़ हैं वो लेके आए हैं। इससे बाद हम लोग थोड़ा से क्लास लेके भी आएंगे। इसमें हमने सबसे पहले लास्ट में 2012 का किए थे लास्ट टाइम में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 2013 का। ठीक है, देखो सीजीपीएससी के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपका कंटिन्यू मिलेंगे। आपको 2003 से कंटिन्यू हुआ है, तो 2003 से लेके 2023 तक के सारे एमसीक्यू हम लोग पूरा करेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री हो गया, ठीक है, दर्शन के पेपर हो गया, एक हो जाएगा आपका आर्ट्स एंड कल्चर हो जाएगा, आर्ट्स एंड कल्चर, ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा आपका? तो फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट पीएससी जो रहेगा उस पीएससी में आगामी क्वेश्चन पैटर्न कैसे बन रहा है ये सब भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन ऐसे शासक हैं जो मौर्य शासक हैं और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी? सबसे पहले तो आपको अंडरलाइन करना सीखना है कि मौर्य शासक को अंडरलाइन करना है, बौद्ध धर्म करना। तो मौर्य शासक में जनरली हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले जो कौन आया था? चंद्रगुप्त आया था। ठीक है, उसके बाद कौन आया था? तो वो आया था बिंदुसार आया था। बिंदुसार के बाद अशोक आया था। ठीक है, और अशोक के बाद उसके 4 पुत्र हुए थे, उनमें से एक आया था दशरथ। ठीक, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब जानते हैं दोस्तों कि यह जैन धर्म का अनुयायी था जो बाद में संलेखना लिया था। ठीक है, तो ये संलेखना और जैन धर्म ये सब क्लियर है। बिंदुसार के बारे में इनको आजीवक धर्म का अनुयायी माना जाता है। क्या बोलते हैं? आजीवक धर्म का अनुयायी। आजीवक धर्म क्या होता है? आजीवक का मतलब होता है भाग्यवादी। क्या होता है? भाग्यवादी। ठीक है। उसके बाद अशोक हैं, वो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से माना है, और दशरथ भी माना है, क्योंकि दशरथ के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि ये बहुत सारे क्या बनाते हैं? बौद्ध विहार बनाते हैं। बौद्ध विहार बनाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक सही है और दशरथ सही है, तो 2 और 4 कौन सा है? 2 और 4 चौथा हो जाएगा। ठीक, ओके। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत वेद शाश्वत सत्य हैं? ठीक है, देखो ये दर्शन का क्वेश्चन है। दर्शन के क्वेश्चन आपको थोड़ा से क्या रहते हैं? ट्रिकी रहते हैं और थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन क्रिएट करता है, और कई सारे बच्चों को ये रहता है कि इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाते, उनका क्या होता है, आप फिल्टर करने का अच्छा माध्यम समझ लिया है पीएससी अभी। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं कि वेद शाश्वत सत्य हैं। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन। वेद शाश्वत सत्य का मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये वेदों पे आस्था रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेदों पे आस्था रख रहे हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि वेद को क्या मान रहा है? मान रहा है। ठीक है, देखो ये हो गया। अब चारों की बात करें तो वेदों पे आस्था रखता है, तो वेदों को मानता है। ठीक है, तो वेदों को मानता है मीमांसा दर्शन। वेदों के तो आस्था सभी लोग रखते हैं, लेकिन वेद हमेशा सत्य है करके बोला, ये मीमांसा दर्शन बोला है। बाकी जगह जैसे कि न्याय दर्शन क्या करेगा? इसकी तार्किक व्याख्या पे जोर देता है। कोई भी चीज़ को सत्य कब मानेगा? जब वो प्रमा होगा। ठीक है, तो ये तार्किक व्याख्या पे बात करते हैं और 4 अनुभवों के आधार पे ये तर्क लगाता है। सांख्य दर्शन आपको संख्या के आधार पे दिखाएगा, संख्या के आधार पे दिखाएगा, और योग दर्शन आपको क्या करता है? कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो सांख्य का प्रैक्टिकल रूप हम लोग बोलते हैं किसको? योग को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 3 आएगा, मीमांसा दर्शन। क्यों बोलते हैं आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मीमांसा दर्शन ये बोलते हैं कि वेदों पर क्या करता है? ये हमेशा वेदों पे हमेशा क्या करता है? ये सत्य मानता है। ठीक है, बाह्य आडंबर जितने सारे हुआ है, आडंबर हो गया, या हमारा जो यज्ञ हो गया, ठीक है, यज्ञ हो गया, या हमारा कोई भी कर्म कांड हो गया, उनको भी यह क्या करता है? स्वीकार करता है, क्योंकि वेद ने कहा है, वेदों में लिखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो वेदों को कहीं ना कहीं क्या करते हैं? सर्वोच्च स्थान पे रखता है। कौन सा? मीमांसा दर्शन। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन में से है ये। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैन धर्म के बारे में आपको सब पता होगा, अब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था ये। जैन धर्म का जो मुख्य तीर्थंकर, जो 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी हुए थे, महावीर स्वामी। जबकि इसके जो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, देखिए तो महावीर स्वामी नहीं होंगे, ये 24वें नंबर के होंगे। ऋषभ देव पहले नंबर के थे। चेतक इसका घोड़े का नाम है। चेतक क्या है? इसका घोड़े का नाम है। ठीक है, और त्रिशाला, त्रिशाला इसकी माता का नाम है, माता का नाम है।
तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि आपके जो ऑप्शन रहते हैं जनरली आप देखना इसी से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बचना रहता है कि हाँ ये तो नहीं है करके, ठीक है। ओके, देखो ऋषभ देव इसके पहले हुए। 23वें नंबर पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ, ठीक है। और भी बहुत सारे हुए, 2, 10, 11 जैसे बोलेंगे, ठीक है। अजीत हो गया, अजीत नाथ, ठीक है, नेमीनाथ, ओके। 16वें नंबर पे श्रेयांश थे, श्रेयांश थे, मणि थे। तो अलग अलग सीरीज को आपको सारा नंबर अब पता होना चाहिए। पीएससी क्या है, बहुत आगे बढ़ चुका है। ये हम 13 का क्वेश्चन बना रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन का डायरेक्शन आपको दिखाता है कि कहाँ कहाँ से मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन अभी जो पूछेगा, जैसे कि हाँ अभी जैसे पूछेगा, हम लोग बात करें तो अभी आपको जैन धर्म में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। तो जैन धर्म में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इनके जो प्रवर्तक हैं उनको पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है। उनके चिन्ह को पढ़ना पड़ता है आपको कि कौन कौन से चिन्ह था, उनके नंबर को, सीरियल नंबर को पूछ सकता है ये, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है महावीर स्वामी पे क्वेश्चन आता है कि उनकी जो व्यक्तिगत परिचय है कि कहाँ मिला, कौन से गुरु थे, उसके माता का नाम क्या है, कौन से कहाँ से जो शिक्षा लिया, ये सारा चीज़ें व्यक्तिगत जीवन पे, ठीक है। और तीसरा जो आता है इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या है, उनके विचार क्या थे, और जैन धर्म के विचार की तार्किक व्याख्या करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पीएससी में, आगामी एग्जाम में आप देखेंगे जैन धर्म से ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसका जो क्वेश्चन था वो हो जाएगा ऋषभ देव, सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। तो दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का रक्षक आप उसको बोलेंगे जो हमेशा क्या रहेगा, जो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इसमें क्या था, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा था। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, एक हो जाएगा वैश्य, और एक क्या हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जो ब्राह्मण हमेशा सर्वोच्च रहने की कोशिश करेगा, तो कोई ब्राह्मण ही कहा होगा ये सारा चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए, समुद्रगुप्त हो गया, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया, वासुदेव हो गया और खारवेल हो गया, ठीक है। खारवेल शासक का आपको याद होगा हाथी गुफा अभिलेख फेमस है। क्या है? हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। ये वासुदेव के बारे में आपको पता होगा, वासुदेव जैसे वासुदेव हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण वंश के शासक थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त तो पता है आपको, ये गुप्त वंश के शासक रहे हैं, ठीक है। तो सातकर्णी प्रथम को याद रखना, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद थे और सातवाहन लोग क्या थे, ब्राह्मण थे। इसे ही क्या बोलते हैं, सातवर्णी गौतमीपुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अद्वितीय ब्राह्मण। और कहा जाता है इनको बोलते हैं 3 समुद्र का पानी पिया था, इनका घोड़ा बोलते हैं, 3 समुद्र का पानी पिया था, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक महान शासक के रूप में दिखाता है, और वही कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद के तहत अपने आप को उत्तम रखता है। अद्वितीय ब्राह्मण है जो वर्ण व्यवस्था को रक्षा करेगा, ठीक है। देखिए, अब इससे आप सीखते क्या है, हर क्वेश्चन के पीछे मैं सीखने की बात करता हूँ कि आगामी आपका रणनीति कैसा होना चाहिए इतिहास पढ़ने के प्रति। तो पहला चीज़ क्या करना है, कोई भी जो शासक है, शासक उसके प्रति उसकी उपाधि क्या रखा है, और उस उपाधि का रीज़न क्या है, कारण क्यों रखा है, ठीक है। जैसे कि समुद्रगुप्त की उपाधि क्या है, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं हम लोग, समुद्र बोलते हैं विश्व विजेता बोलते हैं, विश्व विजेता, दुनिया को जीतने का सपना रखा हुआ है, ठीक है। तो विश्व विजेता है, तो भारत का क्या कहलाता है, ये नेपोलियन कहलाता है, क्योंकि नेपोलियन भी दुनिया को जीतने के लिए पैदा हुआ था, ठीक है। ऐसा आपको थोड़ा सा ट्रिकी लेके चलना है, ठीक है। चलिए, इब्न बतूता, ये इब्न बतूता हो गया, एक्चुअली इसका नाम क्या है, इब्न बतूता, इब्न बतूता, जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान और यात्री थे, जिसके शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में भारत आए? तो इब्न बतूता, ठीक है, ये एक्चुअली कहाँ का निवासी था, पीएससी ने पूछ चुका है, मोरक्को का निवासी था, मोरक्को, ठीक है, जिसे हम टेंजियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजियर, ठीक। अब देखते हैं कि टेंजियर है, मोरक्को, इब्न बतूता है, यह आया किसके दरबार में था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों क्या है, ये लोग मुगल हैं, ये क्या है, मुगल काल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, बाबर हैं, बाबर के समय जैसे कि कोई विदेशी यात्री आ रहा है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब ये था, तो इसको हमने क्या बोला था, इब्न बतूता को, ठीक है, इब्न बतूता को हमने चाइना भी बेचा था, ठीक है। इनकी एक पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, रेहला, रेहला, ठीक है, ये क्या है, पुस्तक है ये,
ठीक, ये चाइना का राजदूत बन के भेजा था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के ऐसे डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 5 डिसीजन हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या क्या हो जाएगा, देखो 5 डिसीजन उन्होंने क्या क्या किया था। सबसे पहले क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था, ठीक है। दूसरा क्या किया, मतलब तुगलकाबाद करके उन्होंने नया राजधानी बनाया था, तुगलकाबाद। दूसरा क्या किया था उन्होंने एक जो चांदी या फिर तांबे का सिक्का चलाया था, बाद में फंस गया था क्योंकि मुद्रास्फीति हो गया था, तांबे का सिक्का, ठीक है। तीसरा क्या किया था, एडवांस सैलरी दिया था, एडवांस सैलरी, ठीक है। और इस वजह से वो क्या हुआ, उसके सैनिक लोग विद्रोह कर दिए, पैसा पहले से मिल चुका था, ठीक है। एक हो जाता है आपका जैसे कि राजधानी परिवर्तन, तांबे का सिक्का, एडवांस, और एक हुआ था दीवान अमीर कोही, दीवान अमीर कोही करके एक प्राइवेट सेक्टर का एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने डिसीजन लिए जिसकी वजह से क्या हुआ, ये थोड़े से डिसीजन इनके सही नहीं हो पाया तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार से, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा, कई जगह मूर्खों का शासन, ये सारा चीज़ लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत के किसके समय में आक्रमण किया था। चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था। चंगेज़ खां का आक्रमण याद रखना है आपको, ठीक है। देखो चंगेज़ खां ने जो आक्रमण किया था, देखो बलबन हो गया, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक हो गया, बाबर हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के समय चंगेज़ खां ने आक्रमण किया था मंगोलों में। और मंगोले जो आक्रमण किया था तो उन्होंने क्या किया था कि जो शासक था, ठीक है, उसको क्या संरक्षण न दे करके, ठीक है, संरक्षण न दे करके क्या कर दिया था, चंगेज़ खां से जो दुश्मनी पैदा होने वाला था उसको उन्होंने क्या कर लिया, बचा लिया था, ठीक है। तो चंगेज़ खां के बारे में भी आपको याद रखना है, एक मुगल था, वो बहुत बड़ा विश्व का आक्रमणकारी माना जाता है, ठीक है, ओके। बाबर और बलबन, ठीक है, ये बाबर मुगल शासक का संस्थापक है भारत में, और ये दोनों जो हैं ये कौन से हैं, ये तुगलक वंश का रहेगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और बलबन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इल्तुतमिश के बाद शासक बने थे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, सहायक संधि लाया कौन था, तो लाया था विलियम बेंटिक ने। किसने लाया था, विलियम बेंटिक ने लाया था, ठीक है। विलियम बेंटिक ने लाया था, इसको लाया था वेलेजली ने लाया था। किसने लाया था, वेलेजली ने लाया था, ठीक है। वेलेजली ने 1802 के आसपास लाया था। अब इसने जो सहायक संधि था, सहायक संधि को इसको रटने का तरीका होता है हैमैते करके ना, हैमैते मतलब है से क्या हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है। म से क्या हो जाएगा, मैसूर, त से क्या हो जाएगा, तंजौर, ठीक है। फिर बाद में कहाँ पे लाएगा, पुणे पे लाएगा, एक लाएगा आपका राजस्थान पे, जयपुर पे लाएगा, जयपुर करके, ठीक है। सब सहायक संधि से हुआ था। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा हैदराबाद के निजाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से शासक ने पहले कौन से किया था, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और आता है हड़प नीति। हड़प नीति जैसे कि सबसे पहले किसने लाया था, लाल डलहौजी ने। लाल डलहौजी ने क्या लाया था, हड़प नीति लाया था। तो लाल डलहौजी जब हड़प नीति लाता है तो सबसे पहले शासन कहाँ करता है, उस पर लाता है। तो सबसे पहला जो शासक करता है या पहला जो था उसको कौन था, तो डलहौजी की हड़प नीति को सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य था। तो डलहौजी की जो हड़प नीति है उसको लागू करने वाला कौन सा था, सबय सब उझाना, ये कोड है ऐसे ही। तो स से क्या हो जाएगा, संबलपुर, ठीक है, बरार, ठीक है, सतारा, ओके। उझाना मतलब क्या हो जाएगा, उदयपुर, झ से झांसी, न से नागपुर, ठीक। ये आपको ऐसे याद रखना है कौन कौन जो पहला शासक, पहली नीति कहाँ इंप्लीमेंट हुई थी। एक क्वेश्चन है मित्रों, कुतुब मीनार आदिल, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि एक इमारत को दिखा रहा है और एक शासक को दिखा रहा है। अब इसी में हमें क्या करना, पता करना कि कौन किसका शासक है। देखो कुतुब मीनार जो कहाँ पर है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में, और हैदराबाद में है तो इसको किसने बनाया था, ठीक है। देखो गोल गुम्बद हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया और मोती मस्जिद हो गया। सबसे पहले तो आपको जो पता रहता है उसको कर लिए, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। तो सी का हो जाता है 4, सी का 4 देखिए कहाँ पे हो जाएगा, ये है और ये है, ठीक है। अब इसके बाद और देखते हैं हम लोग, जैसे कि गोल गुम्बद, कुतुब मीनार आदिल शाह, कुतुब मीनार आदिल शाह, ठीक है। तो देखो कुतुब मीनार आदिल शाह का देखिए बी का, तो बी का जो हो जाएगा गोल गुम्बद मोहम्मद शाह का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, मोहम्मद शाह का हो जाएगा, ठीक है। गोल गुम्बद किसका है, मोहम्मद शाह का है, बीजापुर का शासक है ये, ठीक है, बीजापुर का शासक है मोहम्मद शाह, गोल गुम्बद बनाया था,
ठीक है। और एक बात करते कुतुब मीनार आदिल का, तो कुतुब मीनार का आदिल का इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, ये भी पता है अपने को ना। तो इसके बाद ये फाइनल आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने एक ही काम कराया अपने लाइफ में, मोती मस्जिद बनवाया था, उसके छोड़ा और कुछ नहीं किया वो दिल्ली में। ठीक है, तो आपको इस प्रकार आपको क्या करना, सही जोड़ी भी आना चाहिए। पहले ए को पकड़ो, फिर इधर पर इसको अप्रोच करो। ऐसे इधर अप्रोच करते रहोगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा क्लियर होगा कि हाँ किसको कैसे आंसर लेना है। पीएससी में आधा बच्चे इसलिए ज़्यादा उटपटांग लगते हैं क्योंकि नए नए पैटर्न होते हैं और नए नए पैटर्न में कैसे आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि मुगल काल हो गया या तो फिर हमारा जो कौन सा हो जाएगा, हमारा जितने भी शासक हुए, तो शासक के जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। गांधी जी के संबंध में बताना था ये। जैसे गांधी जी को यरवदा जेल में लाया गया, गांधी जी को यरवदा जेल में किसके, कौन से आंदोलन के थ्रू लाया गया था, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, आपका आंदोलन दिखा रहा है। ठीक है। गांधी जी ने आमरण अनशन किया, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, उन्होंने कहा कि यह उनसे अधिक मेरी पराजय है। ठीक है, अब देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से हैं। गांधी जी को यरवदा जेल में कब रखा गया, गांधी जी ने आमरण अनशन किया, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए, उन्होंने कहा था कि उनसे अधिक मेरी पराजय है करके। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर इसमें हम लोग बात करें, यरवदा जेल में गांधी जी को कब रखा गया था। ठीक है, यरवदा जेल में गांधी जी को कब रखा गया था, तो गांधी जी को यरवदा जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जब सेकेंड आंदोलन हो गया था तो वहाँ पे रखा गया, जो कि यहाँ पे पुणे समझौता हुआ था। पुणे समझौता कब हुआ था, 1932 में हुआ था। तो कौन से जेल में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। 1 का 2। ठीक है, इसके बाद जब आता है दूसरा का हम लोग देखते हैं, जैसे कराची जाते समय काले झंडे दिखाए थे, तो कराची समझे दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया था, इस वजह से दिखाया था इसको। ठीक है, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, किसके विरुद्ध किया था, किसके विरुद्ध किया था, तो ये किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। इसी से क्या हुआ कि पुणे समझौता हुआ, किसके साथ साथ, अंबेडकर के साथ साथ, और ये सांप्रदायिक अवार्ड क्या हुआ, भारत में लागू नहीं हुआ। ठीक है, उसने कहा था उनसे अधिक मेरी पराजय है, तो ये 1939 का संकट है। 1939 के संकट में क्या हुआ था, 1939 में कांग्रेस में क्या हुआ था कि 2 पार्टी हो गया था। एक तो सुभाष चंद्र बोस जो थे अध्यक्ष के लिए लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे थे, पट्टाभी सीतारमैया। अब पट्टाभी सीतारमैया को बात करें तो इसमें विजयी तो सुभाष चंद्र बोस हो गए थे। ठीक है, बोस जी तो, और गांधी जी का प्रतिनिधि कौन कर रहा था, ये कर रहा था। तो इस वजह से गांधी जी ने बोला कि इनसे ज़्यादा ना मेरी पराजय है करके बोला। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि गांधी जी से विवाद ना हो करके वो क्या कर लिया, त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र दे के अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपको ऐसे अप्रोच के आधार पे सारा जो इंसिडेंट पता होना चाहिए, घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए, और घटनाक्रम के साथ आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपका रीज़न पता होना चाहिए, तब जाके आपका मॉडर्न हिस्ट्री सही हो पाएगा। ठीक है। चलिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे हारकर बने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, 1939 का है। और 1939 का कौन सा अधिवेशन हो रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, अभी जस्ट पता है। हालांकि ये नहीं बन पाया। ठीक है, बाद में फिर इसको अध्यक्ष अलग टाइप का बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था यहाँ से। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि क्रांतिकारी दिया हुआ है और जीवन के अंत के प्रकार के आधार पे कि उसका जीवन का अंत कैसा हुआ, ऐसे करके दिया हुआ है। कोई भी क्रांतिकारी कैसे खत्म हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जतीन दास की बात करूँ। जतीन दास भूख हड़ताल था ना, 72 दिन का इन्होंने कुछ भूख हड़ताल दिया था, और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जेल में बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ क्या कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, और उस अन्याय के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल किया था। जतीन दास को याद रखना है। ठीक है, तो ए का मिल रहा है दोस्तों, 2 मिल रहा है, ए का 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, याद होगा आज़ाद पार्क, जिसे किसी ज़माने में अल्फ्रेड पार्क कहते थे, इलाहाबाद का। और अल्फ्रेड पार्क जो 27 फरवरी, इसका डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 27 फरवरी था 1931 में। ठीक है, ये अंग्रेजों से मुठभेड़ हुआ, और अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने खुद ही अपनी कनपट्टी में गोली मार लिया, क्योंकि आज़ाद है। ठीक है,
तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ये दोनों सही हैं। इसके बाद आता है भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में पूरे देश जानते हैं। भगत सिंह ने क्या किया था, इसको खासतौर पर मार्च में, कौन से मार्च में, 23 मार्च को, जिस दिन हम शहीदी दिवस मनाते हैं, 23 मार्च 1931 को इसको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार फाइनल आंसर क्या है, बी है। और कल्पना दत्त ने को आजीवन कारावास में हुआ था। कल्पना दत्त कौन है, तो कल्पना दत्त क्या था कि चटगांव शस्त्रागार आक्रमण पे, चटगांव ये इसका नाम आता है, चटगांव शस्त्रागार अटैक बोलते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हथियार थे, वहाँ पे अटैक किया गया था, किसके साथ, मास्टर दा के साथ, मास्टर दा के साथ। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो ये 2013 के जो पीएससी के जो क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं। आपको क्या करना है, अप्रोच को आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, आपका अप्रोच अच्छा से रहेगा कि पकड़ना क्या है, क्या क्या चीज़ों को याद रखना है। ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टेबलाइज करने की कोशिश करें। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो क्रांतिकारी तो बहुत सारे पुस्तक रहते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कैसे, क्रांतिकारी पढ़ना है, उनका प्लेस पढ़ना है, कहाँ से एक्टिव थे। ठीक है, महाराष्ट्र में एक्टिव थे, बंगाल में एक्टिव थे, ये सारी चीज़ें। उसके घटनाक्रम में, कौन से घटनाक्रम में उन्होंने साथ दिया, उसका अंत किस प्रकार हुआ। ठीक है, ये चारों चीज़ों को अगर आप लेके ऐसे चलेंगे तो आपसे कहीं क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ओके, उम्मीद करता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।